हेलो दोस्तों, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में। देखिए, जो ये आपकी सीरीज चली हुई है ना, ये आपके भारत की भौगोलिक जो स्थिति है हम उसके बारे में जानने लग रहे हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर अभी तक हमने सबसे पहले तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना है, फिर हमने भारत का उत्तरी मैदान के बारे में जानना है, और आज हमारा जो तीसरा पॉइंट है यानी कि तीसरी क्लास, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्यारे बच्चों, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार वो पठार है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और ये जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों यहां पर हमारे कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण रहते हैं, संपूर्ण चर्चा आप लोगों के सामने आज की इस क्लास के अंदर की जाएगी कि भारत का जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार हम इसको क्यों कहते हैं, कारण क्या है। संपूर्ण चर्चा आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। विद मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस मैप के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कुछ भारत के मैप पर भारत के किन किन राज्यों के अंदर है। और प्यारे बच्चों, भारत के मैप के ऊपर प्रायद्वीपीय पठार कैसे दिखता है। चलिए शुरू करता हूं अपनी आज की इस क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपकी जो ये क्लासेस चल रही है, इन क्लासेस के अंदर आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए प्यारे बच्चों, देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्यारे बच्चों, हम इसको भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारे लिए रहता है, क्योंकि ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। आपसे पूछ ले कि ये कहां पर स्थित है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। तो ये प्रायद्वीपीय पठार प्यारे बच्चों कहां पर है, तो आप लिखेंगे कि भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित, क्या स्थित है जी, दक्षिणी भाग में आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसको ना हम किसी अन्य नाम से भी बुला सकते हैं, इसको आप कह सकते हो क्या कि समतल पठार के नाम से भी प्यारे बच्चों आप इसको जान सकते हैं। समतल पठार भी प्यारे बच्चों इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए एक बेसिक सी बात है कि हमारे भारत के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। और प्यारे बच्चों, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना आपका, इसके तीनों तरफ क्या है अगर पूछा जाए तो इसके तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और इसके या आप लिख सकते हो कि यह तीनों तरफ से, भाई यह तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, आपके महासागरों से घिरा हुआ है। प्यारे बच्चों, भारत के 5 भौगोलिक प्रभावों में से एक इसको माना गया है। 5 भौगोलिक प्रभाव, आप मैंने तो जैसे आपको 6 भौगोलिक प्रभाव बताए हैं, लेकिन आपसे परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि 5 भौगोलिक प्रभावों में से एक जो प्रभाव है आपका, जिसको हम किस नाम से जानते हैं जी, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे पुराना भूभाग प्यारे बच्चों हम इसी को कहते हैं। आप क्या कह सकते हो, इसको ना आप ये लिख लेना कि भारत का, तो आप इसको क्या कहेंगे कि यह भारत का, या फिर भारत का सबसे पुराना भूभाग। ठीक है जी, ये भूभाग है, और साथ में भूभाग होने के साथ यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक, यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाग होने का गौरव भी रखता है। इसका कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है, ये 3 पॉइंट जो अभी तक हमने जाने, ये 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताते हैं। जो आप लोगों से कहना ये चाहते हैं कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये भारत के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये कहां पर स्थित है, भारत के दक्षिणी
भाग के अंदर स्थित है, या इसको आप समतल पठार भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो महासागरों से। आप इसको महासागरों लिखो या समुद्रों से, क्या है, ये घिरा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये क्या है कि भारत का सबसे पुराना भूभाग है, और भूभाग होने के साथ साथ ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाव के ऊपर भी क्या डालता है? गौरव डालता है, रोशनी डालता है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक मैप के माध्यम से कि भाई जो आपका भारत का भौगोलिक, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है। जैसे कि आप मेरे सामने स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये जो मैप आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर मैं देखो आपको एक बार टच करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो ये समुद्र के तरफ हमारा ये पठार जो आपको येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो चारों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा देखो ये मैप देखने के साथ आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई मैं किसके बारे में और क्या बात कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। एक बार यहां तक सभी बच्चे क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट उतार लें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक सभी बच्चे स्क्रीनशॉट उतार ले। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। 3 बेसिक से पॉइंट थे जो आप लोगों ने जान लिए हैं कि भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो अब प्यारे बच्चों एक नई हेडिंग बनती है आपकी, आप उसके अंदर क्या लिखोगे कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार की अब हमने क्या जाननी है? विशेषताएं जाननी है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ऐसी क्या खूबियां हैं भाई जो परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आने लग गए। तो सबसे पहले जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना प्यारे बच्चों, इसका हमें आकार पता होना चाहिए कि इसका आकार कैसा है। तो यह मोटे तौर पर आप लिखोगे कि यह मोटे तौर पर, यह मोटे तौर पर कैसा है जी? आपके त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आपने देखा होगा, भारत का जो नक्शा नीचे से कुछ इस तरीके से है। तो प्यारे बच्चों जब इस तरीके से, तो ये त्रिभुजा यानी कि 3 भुजाओं वाला बन गया, जो समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैप के अंदर देखा था। तो आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आकार है इसका? त्रिभुजाकार है। प्रीवियस ईयर के अंदर आया था जी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों आपसे कहे कि जो इसका विस्तार है कहां कहां तक फैला हुआ है, तो अब इसका विस्तार है, जो इसका विस्तार, इसका विस्तृत आधार है जो, या इसका जो कहां तक फैला हुआ है, जैसे कि सिंधु गंगा से, सिंधु गंगा के मैदानों के दक्षिणी किनारे, विजिबल है किनारे से आगे, हाँ, पर स्थित है। किनारे पर क्या है? स्थित है। यहां है तक विजिबल है सभी को भाई? ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसका जो विस्तृत आधार है प्यारे बच्चों, वो सिंधु गंगा के मैदानों के दक्षिण किनारे पर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। और साथ में जो ये प्यारे बच्चों ये है कहां से भाई? यहां से यह कन्याकुमारी तक नीचे की ओर पतली हो जाती है। कन्याकुमारी से पतली कैसे हो जाती है सर, थोड़ा सा बताओ। भारत का मैप थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से है। अब ये ऊपर से तो क्या है? चौड़ाई है, यानी कि सिंधु गंगा के मैदानों में दक्षिण किनारे पर स्थित है। यहां पर तो क्या है? चौड़ाई है इसकी। और नीचे कन्याकुमारी तक आते आते प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है? इसका डिस्टेंस है जो कम हो जाता है। देखो कम हो जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है, इसका जो विस्तृत आधार या इसकी आकृति कैसी बनती है, तो आप लिखोगे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे के अंदर हमने क्या जानना है कि यहां से यह कन्याकुमारी, यहां से यह कन्याकुमारी तक नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या हो जाता है जी? पतली होती जाती है।
अब भारत का मैप है वही कुछ जैसे इस तरीके से है, नीचे आकर ये क्या हो जाती है जी, पतली हो जाती है। ये यहां से जो इसका विस्तार है प्रायद्वीपीय का, ये कम हो जाता है। ऊपर तो देखो ज्यादा है, लेकिन नीचे यहां पर आकर इसका विस्तार है जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर कर लो जी सभी एक बार, ठीक है जी। उत्तरी सीमाएं प्यारे बच्चों इसकी पूछ ली जाए आप लोगों से, जैसे कि अगर मैं कहूं इसका विस्तार हमें बताओ, आपसे कह दे कि इसकी उत्तरी सीमा कच्छ से, आपसे इसकी सीमाएं पूछ ली जाए तो क्या कहेगा कि इसकी उत्तरी सीमा, इसकी उत्तरी सीमा कहां से भाई, कच्छ से अरावली, कच्छ से अरावली के पश्चिम के किनारे, कच्छ से अरावली के पश्चिमी किनारे के साथ दिल्ली के पास फैल जाती है, के किनारे के साथ दिल्ली के पास के क्षेत्रों तक फैली हुई है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये आपकी उत्तरी सीमा है ना प्यारे बच्चों, इसकी उत्तरी सीमा, जैसे कि यहाँ ऊपर की अगर मैं बात करूं, उत्तर अरावली से लेकर यहाँ दिल्ली तक प्यारे बच्चों जो इसकी सीमाएं हैं, उत्तरी सीमा कच्छ से अरावली के एक पश्चिमी किनारे के साथ साथ दिल्ली तक क्या है, ये फैली हुई है। अब जैसे कि आपसे परीक्षा की दृष्टि से ये कह दे कि भाई हमें तो इसकी डायरेक्शन बताओ, हमें इसकी एग्जैक्ट सीमा बताओ, एक बार यहां तक क्लियर कर लो सभी बच्चे। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्राचीन जो आपका क्या प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है, क्योंकि वो इस तरीके से भारत के मैप के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। आपसे पूछे इसका विस्तृत आधार है, जो ऊपर की बात की जाए तो ऊपर यहां की बात की जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या है, सिंधु गंगा के मैदानों के दक्षिण किनारे पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। नीचे की बात की जाए तो नीचे कहां पर ये रहेगा, कन्याकुमारी तक नीचे की ओर ये पतली पतली होती आती है, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा प्यारे बच्चों, जो ये उत्तरी सीमा यहां पर अरावली से लेकर, ये क्या है, अरावली के कच्छ से लेकर पश्चिमी किनारे के साथ साथ दिल्ली के पास के क्षेत्रों तक, यहां दिल्ली के पास के क्षेत्रों तक क्या है, ये फैल जाती है। ठीक है जी। इतना क्लियर सबका। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे छोटे छोटे से पॉइंट्स को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो आपसे क्या कहता है कि जो इसकी सीमाएं हैं वो सीमाएं कैसी है। एक नई हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग का नाम रखो सीमाएं। हेडिंग का नाम क्या है, सीमाएं। सीमाएं, सीमाएं प्यारे बच्चों तीन तरफ से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। आप क्या लिखोगे, सीमाएं है ना जो इसकी, यह तीनों तरफ से, यह तीनों तरफ से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है आपका, प्रायद्वीपीय पठार तीनों तरफ से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अब तीनों तरफ से कैसे घिरा हुआ है सर, सबसे पहला तो जी अगर बात करें उत्तर की, उत्तर एक दिशा का नाम है, उत्तर में यह है, उत्तर में यह है किस सीमा से घिरा हुआ है जी, अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में आपको अरावली पर्वतमाला के साथ साथ जैसे कि विंध्य के जंगल भी आपको देखने को मिलेंगे, सतपुड़ा आपको वहां पर देखने को मिलेगा, भारमेर वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और साथ में प्यारे बच्चों आपकी राज महल पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी। और पहाड़ियों से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
कौन घिरा हुआ है पहाड़ियों से? आपका प्रायद्वीपीय पठार तीनों तरफ से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तीनों ओर से, उत्तर दिशा से पूछा जाए तो उत्तर दिशा में अरावली पर्वतमालाएं हैं, और अरावली पर्वतमालाओं के साथ साथ एक जैसे कि विंध्या है आपका, दूसरा सतपुड़ा है, तीसरा भारमेर है, चौथा आपका राजमहल, ये पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के साथ ये घिरा हुआ है। ठीक है जी। दूसरी आपसे पूछ ली जाए क्या कि भाई जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी तरफ से, पश्चिम में किस दिशा से घिरा हुआ है? तो पश्चिम में प्यारे बच्चों ये पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी क्या है? घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट से क्या है? ये घिरा हुआ है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार है जो ये आपके पूर्व दिशा में कौन से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो पूर्व में प्यारे बच्चों यह पूर्व में यह कौन सी घाटी आएगी आपकी? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वी घाट या पूर्वी घाटियों से प्यारे बच्चों क्या है? ये घिरा हुआ है। पूर्वी घाटियों से क्या है? ये घिरा हुआ है। जो अरुणाचल प्रदेश की साइड मैंने आप लोगों को पूर्वी घाटियां बताई थी, वो उन पूर्वी घाटियों से प्यारे बच्चों ये क्या है? घिरा हुआ है। अब जब ये पहाड़ आपका हरियाणा, पंजाब, अरावली क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की तरफ आ जाता है, मैं एक सिंपल लाइन के अंदर ये बताऊंगा, आपसे सिर्फ ये कहेगा कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जो वो तीनों तरफ से कौन कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तीनों ओर से सबसे पहले अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, दूसरा पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, तीसरा पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, यानी कि 3 घाट से कौन सा पहाड़ घिरा हुआ है? आपका प्रायद्वीपीय पठार घिरा हुआ है। यानी कि इसने तीनों तरफ से, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं, जैसे कि एक तरफ तो यह अरावली हो गया, एक तरफ आपका क्या हो गया? पूर्वी घाट हो गया, एक तरफ आपका पश्चिमी घाट हो गया, और भारत का मैप कुछ इस तरीके से है। तो इन्हें तीनों तरफ से क्या है प्यारे बच्चों? आपको किसको घेर लिया? प्रायद्वीपीय पठार को घेर रखा है। और आपको एक बात जब पता है कि भाई हाँ, इसने हमारा आधा भारत कवर कर रखा है, अब आधा भारत कवर कर रखा है, तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमें इसका क्षेत्रफल बताओ। क्योंकि प्यारे बच्चों जब इसने आधे भारत को कवर कर लिया तो क्षेत्रफल पर कितना होगा? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा। 16 लाख वर्ग किलोमीटर का प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। और भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई भी हम इसको कह सकते हैं, जो देश के लगभग आधे क्षेत्रफल को क्या है? घेरे हुई है। क्योंकि यहां तक आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, इसने आधा क्षेत्रफल भारत का क्या है? घेर रखा है। और जब आधा क्षेत्रफल घेर लिया तो वह 16 लाख वर्ग किलोमीटर किसका? आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक सभी बच्चे समझ लीजिएगा। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों जो इसकी रचना है ना, रचना है जो किसके द्वारा की गई थी, मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप इसी हेडिंग के अंदर इन्हीं सभी पॉइंट्स को कवर कर ले, ताकि आपको बार बार घूमने की जरूरत ना पड़े। एक बार विजिबल है यहां तक सभी को? हाँ चलो। अब प्यारे बच्चों आपसे क्या कह सकता है कि हमें ये बताओ इसकी जो रचना है किसके द्वारा की गई? तो प्यारे बच्चों जो रचना है ना, यह है पुराना, आप पूरी लाइन लिखना कि यह है पुराना सारणी बद्ध ब्लॉक शिष्ट और आर्कियन उत्पत्ति से बना है। परीक्षा में क्या पूछेगा? इसकी रचना है जो कैसे हुई। आपसे पूछे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार की रचना कैसे हुई।
तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी जो रचना हुई है प्यारे बच्चों वो हुई है कि यह सारीबद्ध ब्लॉकशिष्ट और आकृण्य उत्पत्ति से क्या है आपका भारतीय प्रायद्वीप पठार है जो बना था। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के अंदर ये काफी बार जैसे कि यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है, आपके पीसीएस एग्जाम्स के अंदर भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है जो काफी बार आ चुका है कि आपके भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी रचना कैसे हुई, हमें बताएं। तो यह पुराना सारिस्बद्ध ब्लॉक जो आपका शिष्ट और आक्रियन उत्पत्ति से क्या हो गई थी, इसकी रचना हो गई थी। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों एक बात और हमें पता है, जब भी कोई पहाड़ होता है तो पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा है तो हमें उसका यह पता होना चाहिए इसकी ढलान कहां पर है। ढलान मीन्स ऊपर से नीचे किस तरफ आएगा, पूर्व से पश्चिम आएगा, पश्चिम से दक्षिण आएगा, तो वो ढलान भी हमें पता होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सबका? चलो भाई बढ़ता हूं आगे अगले पॉइंट्स की तरफ। प्यारे बच्चों आगे आपसे क्या कह सकता है कि जो आपका भारत का क्या भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ढलान बताओ, ढलान कहां पर होती है, कैसे होती है। तो आप लिखोगे कि सबसे पहले तो हेडिंग बनाओ भाई ढलान की, ये सीमाओं को साफ कर देता हूं मैं। अब क्या बनाओगे, ढलान, इसकी ढलान कैसे होती है। प्रायद्वीपीय ब्लॉक का ढलान प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या ढलान है ना, जो ढलान भाई पश्चिम से, आप सीधा सीधा लिखें कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्या है जिसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। और आपको पता होगा यही कारण है कि जो आपकी नदियां जैसे कि नर्मदा और तापी को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उसका कारण भी क्या है, यही है। आप नोट करके लिख लेना, पूरी लाइन लिखवा देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। ढलान का कारण प्यारे बच्चों जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है ना, तो यही कारण है, यही कारण है कि प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है जी, दो नदियों को छोड़ देना इसमें, जैसे कि आपकी नर्मदा नदी को छोड़ देना और तापी नदी को छोड़कर। ठीक है, इन दो नदियों को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां कहां से कहां बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है जी, आपको ज्यादातर यहां पर जो नदियां हैं वो देखने को मिलेगी कहां पर भाई, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई नदियां देखने को मिलेंगी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। और प्यारे बच्चों ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई नदियां फिर कहां पर जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, ये नदियां हैं जो गिर जाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर दो नदी नहीं बहती, उन नदी का नाम है नर्मदा और तापी। कभी बाद में बोलोगी सर आपने नर्मदा और तापी को बताया था कि वो भी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इन दोनों नदियों को छोड़ देना भाई, ये दोनों नदियां छोड़कर जो बाकी की आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो कहां से कहां तक जाती है, वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बहने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में वो नदियां आपकी गिर जाती है। प्यारे बच्चों भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना जो, इसकी ऊंचाई आप सबसे पूछी जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई प्यारे बच्चों आपसे पूछी जाती है। क्या कि औसत ऊंचाई हमें बताओ, तो औसत ऊंचाई प्यारे बच्चों 600 से लेकर 900 मीटर की क्या रहेगी, इसकी औसत ऊंचाई रहेगी, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। इतना सभी बच्चे नोट कर। क्लियर है? चलिए
देखो सबसे पहले थ्योरी की क्लासेस जरूरी है, एमसीक्यूज भी आपको करवाएंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भू आकृति प्यारे बच्चों कैसी है, आप लोगों को बताया था। जो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार है ना जो भारत के, तो उसके प्रमुख पठार प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब आप क्या नोट करोगे कि भारतीय प्रायद्वीप के, आप लिख सकते हो कि प्रायद्वीप के, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार बताओ। अब प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख पठार है प्यारे बच्चों वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये प्रमुख पठार है कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों जो पहले आप मैप के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूं। ये क्या है, मैप है जी। इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार हैं वो कौन कौन से हैं। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के माध्यम से। प्यारे बच्चों जो आप मैप देख पा रहे हो ना, इसमें जैसे कि मालवा है, बुद्धा कांड है, बंगली कांड है, ठीक है जी। इसके अलावा छोटा नागपुर है। ये आपके जितने भी आप पॉइंट्स देख पा रहे हो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपके भारत के वो है जो आपके भारत के प्रमुख पठार हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से जान पाए। अब बात करता हूं आप लोगों से कि भारत के जो ये प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों भौगोलिक इकाई के रूप में देखा जाए तो ना कई छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इनके बनाए गए हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़े भाई कौन कौन से हैं, जैसे कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना कि भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख पठार है ना प्यारे बच्चों, उसका मारवाड़ के नाम से जानते हैं। मारवाड़ अपलैंड के नाम से प्यारे बच्चों उसको जाना जाता है। मारवाड़ अपलैंड के नाम से हम उसको जानते हैं। इसकी स्थिति पूछ ली जाती है भाई, कई बार परीक्षा में कह दे कि इसकी स्थिति बताओ, तो यह प्यारे बच्चों कहां पर है, तो यह अरावली, यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। कौन स्थित है जी, मारवाड़ अपलैंड पूर्व में स्थित है। और पूर्व में स्थित है तो इसका यही कारण है कि राजस्थान उच्च प्रदेश भी क्या है कहलाता है। कैसे, इसी कारण इसे पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। किसे उच्च प्रदेश कहा जाता है, राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का, सॉरी पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों मारवाड़ अपलैंड को कहा जाता है। ठीक है जी, इसकी ऊंचाई और आपसे इसकी ढलान भी पूछी जाती है कि हमें यह बताओ कि जो, एक सेकेंड थोड़ा शायद मार्कर लीक हो गया, ये देखो एक बूंद और टपकेगी, ये टपकी। हाँ चलो भाई, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्या कहता है कि भाई ऊंचाई और जो इसकी ढलान है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले ऊंचाई के बारे में पता हो। ऊंचाई के बाद फिर हमें इसकी ढलान के बारे में पता होना चाहिए। जो ये मारवाड़ अपलैंड है ना आपका, ऊंचाई और ढलान क्या है। तो प्यारे बच्चों इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए, औसत ऊंचाई की, सबसे पहले क्या कहा मैंने, औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो औसत ऊंचाई है प्यारे बच्चों इसके 250 से 500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। ठीक है, पूर्व की ओर क्या रहेगी, इसकी ढलान रहेगी। इसकी ढलान पूछ ली जाए तो कहां पर है ढलान, पूर्व की ओर इसकी क्या रहेगी, ढलान रहेगी। पूर्व की ओर ढलान है, पूर्व की ओर क्या है बच्चों इसकी, प्यारे बच्चों ढलान इसकी पूर्व की तरफ रहेगी। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लो। और इसकी नदियां पूछ ली जाती हैं तो आप पॉइंट नंबर 4 नोट कर लें भाई। जैसे कि आपसे कह दे
कि इसकी नदियां बताओ हमें कौन कौन सी प्रमुख है। नदियां भाई बनास नदी है जैसे कि आपकी, इसकी नदियां कौन कौन सी है, बनास नदी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी इसके लिए। बनास के बाद वैसे भी चंबल नदी है प्यारे बच्चों आपकी, चंबल नदी भी इसके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। चंबल प्यारे बच्चों क्या है, चंबल की एक सहायक नदी है जिसको हम विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, और ये कहां से निकलती है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। आप इसको लिख लेना कि यह कहां से निकलती है, विंध्य पर्वतमाला से, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, कौन निकलती है, आपकी बनास नदी और चंबल नदी कहां से निकलती है, आपकी भाई इन पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी का नाम क्या है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लें, इसको कवर कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बनास नदी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो मारवाड़ अपलैंड है, मारवाड़ अपलैंड के अंदर जो ये कहां पर स्थित है, तो यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, और पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश किसे कहा जाता है, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वह मारवाड़ अपलैंड को कहा जाता है। साथ में ही आपसे क्या कहता है कि ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई इसकी 250 से 500 मीटर की है। ढलान पूछ ली जाए तो पूर्व की ओर इसकी क्या है, ढलान है। नदी पूछ ली जाए तो भाई बनास नदी और चंबल नदी इसकी क्या प्रमुख नदी है, जो आपके विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। क्लियर यहां तक? चलिए, पहला पॉइंट आपका यहां से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, जो आप सबको पता चल गया कि भाई हाँ हमें यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अपनी हेडिंग नोट करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, कि भारत के जो ये प्रमुख पठार है ना, इसमें पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बन जाता है, एक बार सभी बच्चे नोट करो भाई। ये इंक शायद थोड़ी दूसरी डल गई इसमें, तो इसलिए थोड़ा साफ करने में टाइम लग जाता है। तो भाई दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है ना, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पहले तो पॉइंट नंबर 2 है जो आपका जो प्रमुख पठार है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है जी, दूसरा नाम क्या है, मध्य भारत पत्थर। ठीक है, ये दो नाम से आप इसको जान सकते हैं, दोनों के दोनों आपसे पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। मेरे बच्चों ये कहां पर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने मारवाड़ के बारे में पढ़ा था, तो आप लिखोगे कि ये है मारवाड़ अपलैंड, ये है मारवाड़ अपलैंड के पूर्व में स्थित है। यह मारवाड़ अपलैंड के कहां पर स्थित है, पूर्व में स्थित है। और मारवाड़ अपलैंड कहां पर स्थित था, अरावली के पूर्व में स्थित था। ठीक है जी, इसका अधिकांश भाग है जो कहां पर आपको देखने को मिलता है, तो आप लिखो कि इसका अधिकांश भाग, ठीक है जी, कहां पर देखने को मिलेगा आपको, चंबल, ये चंबल नदी बेसिन में स्थित है। इसका अधिकांश भाग कहां पर है, चंबल नदी बेसिन के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। प्यारे बच्चों, यहां की आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख नदी बताओ कौन सी है, तो इसकी जो आपकी सेंट्रल आपका हाईलैंड्स है, इसकी प्रमुख नदियां प्यारे बच्चों कौन सी है, जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण अभी मैंने बताई है आप लोगों को। नदी का नाम क्या रहेगा जी, चंबल नदी। नदी का नाम क्या रहेगा, चंबल नदी। और चंबल के साथ साथ प्यारे बच्चों दरार घाटी है ना, जो एक दरार घाटी के अंदर क्या है, ये बहती है। कहां पर, दरार घाटी के अंदर ये क्या है, बहती है। दरार घाटी में क्या है, ये बहती है। दरार घाटी में क्या है, ये बहती है।
ठीक है। चंबल नदी इसी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से, सेंट्रल हाईलैंड्स के क्षेत्र से होकर जाती है। और चंबल नदी ये आपकी कहां पर बहती है, तो भाई दरार घाटी में क्या है, ये बहती है। प्यारे बच्चों, चंबल नदी को आप बंजर भूमि भी कह सकते हो कि बंजर भूमि के लिए क्या है, बहती है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो ये सेंट्रल आइसलैंड है, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर, भाई इसकी नदी का नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चंबल नदी। चंबल नदी पुरानी चट्टानों के बीच बीच से प्यारे बच्चों बलुआ पत्थर है जो वो निकालती है। गोलाकार इसकी जो पहाड़ियों की आकृति है वो क्या रहेगी, गोलाकार पहाड़ियों की आकृति इसकी रहेगी। ठीक है जी, यहां तक 2 पॉइंट आपके कवर कर लो। इस पॉइंट्स को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक एक बार नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लिखोगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, तो अगला पॉइंट क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 3 को सभी बच्चे लिखेंगे कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अपलैंड के नाम से हम इसको जानते हैं। बुंदेलखंड अपलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। और यह उत्तर में यमुना नदी, पश्चिम में प्यारे बच्चों, इसकी स्थिति बता देता हूं। सबसे पहले आपसे क्या कह सकता है कि हमें इसकी स्थिति बताओ, तो स्थिति पूछ ली जाती है। तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में तो है जिसके यमुना नदी है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में प्यारे बच्चों मध्य भारत पठार स्थित रहेगा। मध्य भारत पठार स्थित रहेगा। पूर्वी में आपसे कहे कि इसके पूर्व में, इसके दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है, तो पूर्व में और दक्षिण पूर्व में प्यारे बच्चों विंध्य पर्वतमाला स्थित है। विंध्य पर्वतमाला यहां पर क्या रहेगी, स्थित रहेगी इसके दक्षिण पूर्व। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों आपसे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछ ले, आपसे पूछेगी दक्षिण में क्या स्थित है, तो दक्षिण में प्यारे बच्चों मालवा पठार स्थित है। ये 4 डायरेक्शंस आप सबको पता होनी चाहिए। पहली डायरेक्शन उत्तर में क्या स्थित है, दूसरी पश्चिम में क्या स्थित है, और तीसरी पूर्व और दक्षिण पूर्व में इसके क्या स्थित है, विंध्य पर्वतमाला स्थित है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि भाई दक्षिण में इसके क्या स्थित है, तो दक्षिण में इसके क्या स्थित रहेगा, आपका मालवा पठार स्थित रहेगा। ठीक है जी। इसका विस्तार है प्यारे बच्चों, कहां से कहां तक फैला हुआ है, आपसे पूछ ले कि इसका विस्तार बताओ कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो इस जो आपका पॉइंट नंबर 3 बुंदेलखंड अपलैंड है, इसका विस्तार प्यारे बच्चों कहां कहां तक है, इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये है उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, एमपी में क्या है, इन दोनों राज्यों के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। इन दोनों राज्यों के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है, फैला हुआ है। आपसे एक और पॉइंट पूछ सकता है, आपसे कह दे कि इसकी ऊंचाई बताओ कितनी है, तो प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर की है। ऊंचाई कितनी है जी, 300 से 600 मीटर की क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी। और आप लोगों से कह दे कि इसकी ढलान कहां पर है, तो प्यारे बच्चों जो आपके विंध्य पर्वतमाला है ना, विंध्य पर्वतमाला से यमुना नदी की ओर इसकी क्या रहेगी, ढलान रहेगी। मैं यहां लिख देता हूं, आपसे अगर पूछ ले कि इसकी ढलान कहां पर है, तो ढलान कहां पर है, विंध्य पर्वतमाला से, विंध्य पर्वतमाला से यमुना नदी की ओर इसकी क्या रहेगी, ढलान रहेगी। यमुना नदी की ओर इसकी क्या है प्यारे बच्चों, ढलान रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए बेसिक है। और प्यारे बच्चों आपसे कह सकता है कि हमें इसकी नदी के बारे में बताओ, नदी के बारे में शायद हमने नहीं जानना, तो अगला पॉइंट क्या बनता है, हमें पूछा जा सकता है कि इसकी नदियां बताओ। तो नदियां प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहां पर बेतवा नदी बहती है, धसान नदी यहां पर बहती है,
और प्यारे बच्चों ये आपकी दो नदियां हैं जो बेतवा और बेसान नदियां, ये कौन से क्षेत्र के अंदर बहती है? आपके बुंदेलखंड अपलैंड के अंदर प्यारे बच्चों इसकी दो नदियां हैं जो प्रमुख नदियां रहेंगी। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 हमारा यहां तक कवर हो जाता है और हमें ये बेसिक सी बातें ही इसके बारे में पता होनी चाहिए। यहां तक क्लियर सबका? तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4 जिसको हम मालवा पठार के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 सभी बच्चे क्या लिखेंगे कि मालवा पठार। पॉइंट नंबर 4 है आप लोगों के लिए मालवा पठार। हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग क्या रहेगी? मालवा पठार आपकी हेडिंग रहेगी। मालवा पठार। मालवा पठार प्यारे बच्चों क्या है? त्रिभुजाकार पठार रहेगा। सबसे पहला तो ये कैसा है जी? ये त्रिभुजाकार पठार है। त्रिभुजाकार पठार क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है जी, इसका जो आधार है उत्तर में विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। इसका आधार कहां पर है? तो इसका आधार विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला पर क्या है? स्थित है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप कह सकते हो तथा पश्चिम में अरावली, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है और पूर्व में क्या है प्यारे बच्चों? आपका बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है आपका? भाई मालवा पठार घिरा हुआ है। आपसे कह सकता है कि मालवा पठार की आकृति कैसी है? तो मालवा पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका आधार जो विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और पूर्व में पूछा जाए तो आपका बुंदेलखंड से क्या है? घिरा हुआ है। प्यारे बच्चों आपसे कह सकता है कि हमें यह बताओ कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई है जो कितनी है? ऊंचाई प्यारे बच्चों इसकी दक्षिणी ऊंचाई पूछ ली जाती है। अलग अलग ऊंचाई बताऊंगा। सबसे पहले तो आपसे कह सकता है कि हमें इसकी दक्षिणी ऊंचाई बताओ। इसकी दक्षिण में जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो है 600 मीटर की। दक्षिण के बाद आपसे दूसरा पॉइंट इसके उत्तर की ऊंचाई पूछ ले कि उत्तर में इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो उत्तर में है इसकी 500 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या है? फैला हुआ है। नदियों की बात करें तो यह दो जल निकासी प्रणालियों द्वारा जल निकासी करता है। अरब सागर की ओर बहने वाली जो पहली नदियों में शामिल होता है प्यारे बच्चों। पहले एक बार इसको कवर करो, वो मैं लिख के ही बता दूंगा तो आप सही समझ पाओगे। ठीक है ना, इसको कवर कर लो एक बार। लिख लिया सबने? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी नदियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ जी। अब क्या कहता है? जो मालवा पठार है इसकी नदियां बताओ। नदियां प्यारे बच्चों ये है दो जल निकासी, यह दो जल निकासी प्रणालियों द्वारा जल निकासी करती है। ठीक है जी, ये जो पठार है करता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो ये है अरब सागर की ओर बहने वाली, क्या है? अरब सागर की ओर बहने वाली पहली नदियों में शामिल है।
अरब सागर की ओर बहने वाली पहली नदियों में शामिल है, कौन शामिल है जी? सबसे पहले तो नर्मदा शामिल है, दूसरी आपकी कौन है जी? तापी नदी शामिल है, और तीसरी आपकी माही नदी शामिल है, जो किस दिशा की ओर बहती है? अरब सागर की ओर बहती है, या अरब सागर की ओर बहने वाली है। ठीक है जी। आगे आपसे क्या कह सकता है? आगे पूछ सकता है कि भाई बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? अन्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, जैसे कि चंबल नदी है, आपकी सिंध नदी है, सिंध चंबल, सिंध के बाद आपकी बेतवा नदी है, आप क्या लिखोगे? बेतवा नदी है। बेतवा के साथ साथ आपकी बेतवा और कैन नदी है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए बेसिक पॉइंट थी जो हमने मालवा पर्वतमाला या मालवा पठार के बारे में जाना। तो मालवा पठार यही कहता है, क्या कहता है कि भाई इसकी जो नदियां है ना वो जल निकासी प्रणालियों द्वारा जल निकासी करती है, और अरब सागर की ओर बहने वाली नदी ये है, और बंगाल की तरफ बहने वाली नदी ये है। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या कहता है? बघेलखंड क्या है? आपका अगला पॉइंट का नाम है। पॉइंट नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या कहता है? बघेलखंड। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? बघेलखंड। बघेलखंड प्यारे बच्चों मेकाल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। आप क्या लिखोगे कि यह है मेकाल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ठीक है जी। आपसे पूछे कि उत्तर में क्या है इसके, आपसे पूछे क्या है कि उत्तर में क्या है जिसके उत्तर में है जी सोन नदी इसके उत्तर में स्थित है। आपसे पूछ ले दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में बलुआ पत्थर है जी। दक्षिण में क्या है जी? बलुआ पत्थर दक्षिण में स्थित है। और चुन्ना पत्थरों से क्या है प्यारे बच्चों? इसकी जो उच्च भूमि है ना वो बनी हुई है। आप नीचे लिख सकते हो, आप नीचे लिख सकते हो क्या कि चूना पत्थरों से बनी क्या बनी है जी? इसकी आपकी उच्च भूमि है, उच्च भूमि। ठीक है जी। चूना पत्थरों से इसकी क्या बनी है? उच्च भूमि बनी हुई है। और प्यारे बच्चों आपका जो बघेलखंड है ना, बघेलखंड से आपसे क्या कह सकता है कि हमें तो इसकी ऊंचाई जाननी है जी। परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि बघेलखंड की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है ना प्यारे बच्चों 150 से लेकर 1200 मीटर की क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी। आपसे अगर पूछ ले कि इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी है, तो सामान्य तो 150 है, और ऊंचाई पूछे तो भाई 1200 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई रहेगी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है जी। यहां तक क्लियर सबका? क्लियर यहां तक सबका? आगे प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे ना ये पूछ सकता है कि जो इसकी नदियां हैं उसके बारे में बताओ। नदियों के बारे में क्या है प्यारे बच्चों? दक्षिण में ना इसकी कौन सी नदी बहती है उसके बारे में जानेंगे। आपके उत्तर में कौन सी नदी बहती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जानना है? उत्तर में। उत्तर में कौन सी नदी है जी? आपकी सोन नदी है। इसके अंदर उत्तर में कौन है जी? सोन नदी है। आपसे कह दे कि हमें दक्षिण की नदी के बारे में बताओ, तो दक्षिण में प्यारे बच्चों कौन सी है? महानदी रहेगी। महानदी इसकी क्या रहेगी? दक्षिण की नदी रहेगी, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसको सभी बच्चे कवर कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला जो हमारा पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 6, जिसको हम छोटा नागपुर पठार के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। थोड़ी देर पहले भारत का जो मैप दिखाया था उसके अंदर हमने ये सारे
पॉइंट आप लोगों को दिखाए थे कि भाई हाँ कौन सा जो आपका क्षेत्र कहां पर है। अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है मैप का तो प्यारे बच्चों आप उसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना, कि भाई कौन सी जगह कहां पर है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने लग रहे हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार प्यारे बच्चों कहां पर है, तो यह बघेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। यहां पर है तो आप लिखो कि यह है बघेलखंड के, बघेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है जी। भारत के प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पूर्वी पठार प्यारे बच्चों आप इसको जान सकते हैं, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिक सी बातें करेंगे, ज्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उसमें आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ वही बात बताएंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और सदाबहार आपके काम आने वाली है। ठीक है जी। इसका विस्तार पूछ लिया जाए तो भाई प्यारे बच्चों यह पठार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। जो छोटा नागपुर है प्यारे बच्चों कहां पर, यह पठार कहां पर है जी, झारखंड के अंदर, झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में है। ठीक है जी। इसके उत्तरी दिशा में पूछ लिया जाए क्या है, उत्तर में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा। इसके उत्तर में क्या है जी, छत्तीसगढ़ रहेगा। आपसे पूछे कि पश्चिम में इसके क्या है, तो पश्चिम में प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भाग तक क्या है ये फैला हुआ है। आप लिख लो बंगाल के पश्चिमी भाग तक ये फैला हुआ है, बंगाल के पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। ठीक है जी, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर की आपसे क्या पूछ सकता है, ऊंचाई आप लोगों से पूछ सकता है। ऊंचाई प्यारे बच्चों इसकी कितनी है, 700 मीटर की समुद्री तल से ऊंचाई होती है ये। ठीक है, तो ये कितनी है जी आपकी 700 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे कवर कर लें। और अरीय जल निकासी पैटर्न प्यारे बच्चों यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट आप नोट कर लो, इतना ही आज की क्लास के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए काफी। ठीक है, और मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए इतना ठीक है। कल हम इससे आगे जानेंगे कि जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम कल की क्लास के अंदर संपूर्ण कवर कर लेंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, क्योंकि वह ज्यादा अगर हम करेंगे तो आप बहुत पजल हो जाओगे। पजल नहीं होना है, आसानी से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आप लोगों को कल की क्लास में। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर रोज सुबह 7 बजे प्यारे बच्चों आपका हर रोज सुबह 7 AM पर आपकी ना करंट अफेयर्स की क्या होती है, क्लास होती है। सभी बच्चे करंट अफेयर की MCQ उस क्लास को जरूर लगाएं। इसके अंदर आपका मोस्टली जो करंट का डाटा है वो कवर हो जाता है, जिससे आप हर रोज करंट अफेयर पढ़कर अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलता हूं एक और बेस्ट क्लास के साथ। तो आगे की जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है हम कल की क्लास के अंदर जानेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।